जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आपका स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए जो हम अरिहंत बुक के हिस्ट्री के क्वेश्चंस एमसीक्यूज का डिस्कशन करा रहे थे, उसमें हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है? गुप्त साम्राज्य। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको बाकी सारे भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज हम गुप्त साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। मैं ऐसे क्वेश्चन बोलते चलूँगा, आपको आंसर बोलते चलूँगा। जो आता है वो अच्छी बात है, आपको देखते जाना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। जो नहीं आता है वो आपको आ जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सूर्यगुप्त था। अगर पूछा जाए यहाँ पे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वो सूर्यगुप्त था। और अगर पूछा जाए कभी कि मतलब वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन मिलते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और यहीं पे अगर आप लोग का पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपका विक्रमादित्य की धारण की थी, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अभी आपको बताया, समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो 88 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से उस समय मतलब भारत का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ही वो आदमी है जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इन्होंने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी इसी समय धारण की थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में शकों का आक्रमण ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? आपको बताना है कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को। और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन कई बार ज़्यादा होती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रमादित्य बने थे या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको बताना है सारे कथन पढ़कर कि कौन सा सत्य है। मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये भी सही है। भारत पे हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, ये भी सही है। तो आपका उपरोक्त सभी पे टिक हो जाएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यानी कि सारे जो कथन दिए हुए हैं स्टेटमेंट वो सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो आप रूपक, निष्क और कासार्पण में ही मतलब उलझे पड़े रहेंगे, जबकि वहाँ पे कहा जाता था आपका दीनार। ठीक है, क्या कहा जाता था? दीनार, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? यानी कि कौन सा मंदिर सबसे सर्वोत्कृष्ट है जो गुप्त काल में बनवाया गया था? तो आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये बिल्कुल याद रख लेना है ये बात। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका गुप्त काल का सबसे सर्वोत्कृष्ट नमूना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो अभी आपको ऊपर शायद मैंने बताया था कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सर्वाधिक सोने के सिक्के आपका गुप्त काल में चलाए गए थे। और सर्वप्रथम कब चलाए गए थे? तो सर्वप्रथम चलाए गए थे आपका इंडो ग्रीक या फिर इंडो यूनान के शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, याद होगा अगर आपने देखा होगा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? देखिए गुप्त वंश में ही आपका हर्षवर्धन के बारे में पूछ लिया है क्योंकि हर्षवर्धन गुप्त के बाद आए थे। तो अब हर्षवर्धन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, इसलिए पूछ लिया है। चलिए 97 में हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी आपकी 97 का डी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज आपकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। और हुएनसांग ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था CU की। ठीक है, इसे यात्रा का राजकुमार भी कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली एक अभिलेख है, तो इसकी रचना की है आपके हरिशेर ने। एक किताब भी है
ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति, या इसे कई बार इलाहाबाद प्रशस्ति भी कह दिया जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इलाहाबाद प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति एक ही है। इसकी रचना हर्षेल ने की है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय ही वो एकमात्र शासक था जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीत लिया? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कन्नौज में हुए युद्ध की। तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें प्रतिहार आपकी जीत गए थे। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतिहार। अब देखिए आपका जो अरिहंत के बुक में जिस तरह से सीक्वेंस वाइज जिस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। और अरिहंत के बुक सबसे अच्छी बुक मानी जाती है एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि मैंने भी इसी से पढ़ाई की थी और मेरे भी 92 मार्क्स आए थे। मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है। तो आप अगर इससे एमसीक्यूज, अगर आप लूसेंट से टॉपिक कवर करते हैं और इससे आके एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं या देख लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको तैयारी करते रहनी है। भले ही अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं आया, पर जब आएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और अगर टाइम मिलेगा भी तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत रहेगी। इसलिए तब का वेट मत कीजिए, बल्कि तैयारी करते रहिए अगर आप एसएससी जीडी आपका सपना है तो। चलिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये बात ध्यान रखनी है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो स्थानीय स्वशासन चोलों के प्रशासन की विशेषता थी। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे है हमारा मध्यकालीन भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है। तो ये टॉपिक भी हम देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? 712 ईस्वी में तो ये सबसे पहले किया गया था आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम वो पहला आदमी था जिसने मतलब भारत पे आक्रमण किया था। इससे पहले भी कई लोगों ने किया होगा, पर वो भारत तक नहीं पहुंच पाए थे। ये भारत तक पहुंच गया था। चलिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? इसका आंसर आपको पता होगा कि 17 आक्रमण किए थे, और उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमणों में से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण ये मैंने आपको बताया, सोमनाथ का आक्रमण। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? आप सभी को पता होगा कि अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? किताब उल हिंद। किसकी रचना की है? किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की है। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो आप सभी को पता होगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसमें कोई शक नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को कभी कभी पृथ्वीराज द्वितीय भी लिख देता है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज चौहान ही है। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में आपका मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। 2 टॉपिक कवर किए हैं। अगला टॉपिक देख लीजिए हमारा क्या होगा, दिल्ली सल्तनत होगा। यहीं से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।